बैक टू नॉलेजोपीडिया स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं बायो का पार्ट 2। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 1 सेल का बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, कि सेल क्या होता है, कैसे वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। इसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, वो पूरा चार्ट हमने बनाया। अगर आपने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुराने वाले पार्ट को थोड़ा सा समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अनियन एक्टिविटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो आपके पास बुक है, आप एक बार उसको रीड भी कर सकते हो। तो आप लोगों ने अनियन बल्ब देखा है, ऐसे पूरा अनियन होता है ना, इसको कहते हैं अनियन बल्ब। ठीक है, तो इसका जो सैलेड में हम जो पीसेस डालते हैं, जब हम वो पीसेस लेंगे तो समझ लो ये उसका ऊपर वाला वाइट पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर होती है। ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो हमें इस लेयर को बाहर निकालना है। ठीक है, इस लेयर को बाहर निकालना है और इस लेयर को हम क्या करेंगे, एक ग्लास डिश में रखेंगे। ठीक है, इस ग्लास डिश में हमने ये एपिडर्मिस की लेयर रखी, इसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप डाला। ठीक है, और हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन हम बेसिकली क्यों डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये जो सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें वो कलर भर जाता है ताकि हमें अच्छे से दिखे चीज़ें कि कैसी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने वाटर ड्रॉप डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला और फिर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है अपने सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, ये अपनी न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहेगा सब में। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे विच शोज कि हमारे मतलब किसी भी लेयर में जो एपिडर्मिस हमने निकाले थे अनियन की, उसके अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक प्रूफ है कि सेल्स होते हैं। फाइन, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने पुराने वाले का कि डिस्कवरी ऑफ सेल हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ कहाँ सेल हम देख सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने एक एक्टिविटी कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सो देखिए, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि बेसिकली सेल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सेल कौन कौन से तरीके के पढ़े थे, एक हो गया यूनिसेल्युलर और एक हो गया मल्टीसेल्युलर। ठीक है, हम यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर क्यों बोलते हैं, यूनिसेल्युलर, यूनि यानी कि सिंगल, जो सिंगल सेल से बना हुआ है ऐसा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, मल्टी यानी कि मैनी, जो बहुत सारे सेल से बना होता है, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल से बनते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं, ये सब भी हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, तो कौन से, सारे प्लांट से एनिमल सेल, जैसे कि नर्व सेल्स हो गए, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब बेसिकली इनमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट इज व्हाट, डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हो सकता है, बिकॉज यहाँ तो समझ लो अगर 5 सेल हैं, ठीक है, तो 5 डिफरेंट फंक्शंस किए जा सकते हैं। यहाँ तो एक ही सेल है ना, अब ये फंक्शन कैसे करेगा, तो एक पूरा सेल सारे फंक्शंस कर देता है। ये कैसे होता है, समझ लो ये एक सेल है, इसके अंदर होते हैं ऑर्गेनल्स। क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, या फिर टिश्यूज है, टिश्यूज के अंदर होते हैं सेल्स बहुत सारे, यहाँ पे एक सेल के अंदर है ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियस हो गया,
या बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं अंदर, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। कुछ वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, कुछ जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। हम इन ऑर्गेनल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस किस काम आता है, बाकी ऑर्गेनल्स किस काम आते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिविजन ऑफ लेबर कैसे होता है, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिविजन ऑफ लेबर कैसे होता है, एक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर शेप ऑफ सेल की बात करें, शेप ऑफ सेल, अगर सेल के शेप की बात करें तो बेसिकली शेप जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक हो गया फिक्स्ड, ठीक है, ऐसे सेल्स जिनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्लांट से एनिमल सेल्स, जैसे नर्व सेल हमने बात की है ना, नर्व सेल का भी शेप चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड होते हैं। और कुछ होते हैं वेरिएबल शेप वाले सेल्स, वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोसेस मैं बता देती हूँ अमीबा की, कि अमीबा फूड कैसे लेता है, ठीक है। बिकॉज ये तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा कुछ इस तरीके का दिखता है, उसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है, कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है, वो किसी भी शेप में आपको दिख जाएगा। तो अमीबा जो है वो फूड कैसे खाएगा, प्लांट्स एनिमल्स का तो हमें पता है सारी चीज़ें, आगे हम पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम जस्ट एक वेरिएबल शेप का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, समझ लो यहाँ पे ये कुछ है जो इसका फूड हो सकता है, ठीक है। ये तो ये क्या करेगा कि इसके ये जो ये वाला जो सरफेस है इसको ये थोड़ा आगे बढ़ाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ लेके जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़ के यहाँ चला जाएगा, ये अपनी ऐसे फैला रहा है अपने आप को, और ऐसे करते करते ये क्या करेगा, पूरा इसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। इसको, ये जो फूड था इसको उसने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, इसके बाद इसको डाइजेस्ट करके और फिर से बाहर फेंक देगा। कैसे, ऐसे जैसे ये ऐसे गया था वैसे वो ऐसे कर देगा, वेस्ट मटेरियल बाहर चला गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये शेप चेंज कर रहा है। वेरिएबल शेप वाले ऐसे सेल्स भी होते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, शेप ऑफ सेल दो तरीके के होते हैं, फिक्स शेप वाले और वेरिएबल शेप वाले, ठीक है। ओके, सो अब हम आ गए हैं अपने ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। सबसे बाहर जो कवरिंग होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे अंदर के ऑर्गेनल्स को बचा कर रखना है, ठीक है। ये इसका एक बेसिक फंक्शन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये बेसिकली क्या करती है कि सिर्फ कुछ मटेरियल को अंदर आने देती है और सिर्फ कुछ मटेरियल को बाहर जाने देती है, ठीक है। ये चूज कर दे, जैसे 1 2 3 1 2 3 3 मटेरियल है, तो ये 1 को बोलेगी हाँ तुम आ जाओ, 2 को बोलेगी आ जाओ, 3 को मना कर देगी कि तुम नहीं आ सकते अंदर, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करती है मटेरियल में से, सिलेक्ट करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर जा सकता है कौन सा नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है अंदर बाहर जाने की वो होती है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है मटेरियल्स का, ठीक है। जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनको अगर अंदर बाहर जाना है तो डिफ्यूजन। बेसिकली डिफ्यूजन कैसे वर्क करता है देखो,
मान लिया ये सेल है, ठीक है, ये बाहर का एनवायरनमेंट है अपना। अब बाहर के एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। तो डिफ्यूजन क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन वाली चीज़ों पर जगह पर लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाएगी, यानी बाहर से सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी, ठीक है। और ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम और भी एक्टिविटीज करेंगे, इसके अंदर कुछ और टर्म्स भी है जो हम सीखेंगे, ठीक है। ये हो गया गैस की बातें। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, कि अगर सेम प्रोसेस हो रही है लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वाटर है, कि यहाँ पे वाटर हायर कंसंट्रेशन में है, ज़्यादा अमाउंट में है, और यहाँ पे वाटर लोअर कंसंट्रेशन में है, ठीक है। तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कहाँ जाएगा, पानी जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। देखो डिफ्यूजन जो है वो गैसेस की बात हो रही है, ठीक है, और ऑस्मोसिस जो है वो हम पानी की बात कर रहे हैं। तो अगर पानी इधर उधर हो रहा है तो ऑस्मोसिस इस प्रोसेस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। अगर पानी की बात करें तो ऑस्मोसिस, अगर गैसेस की बात करें, किसी और मटेरियल की बात करें तो डिफ्यूजन। अब हम आगे के जो टर्म्स हैं वो एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या होगा अगर हम प्लांट या एनिमल सेल को शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में डालें। सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दें। शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन यानी पानी है, ठीक है, पानी में हमने शुगर मिला दिया, शक्कर मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, शुगर या सॉल्ट मिला दिया तो शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। तो क्या हो सकता है, केस 1 अगर हम लें तो समझ लो ये है हमारा सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या लिया है, एनिमल सेल लिया है और समझ लो सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमने सॉल्ट सोल्यूशन अपना भर दिया और फिर हमने इसमें एक सेल डाल दिया। अब बाहर जो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन है इसमें वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो हायर है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन है वाटर का। हायर कंसंट्रेशन कैसे होगा, हमने पानी में थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन लो है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाते हैं। यहाँ हायर कंसंट्रेशन रीजन कहाँ है, बाहर हमारे सॉल्ट सोल्यूशन में, है ना, और सेल के अंदर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, सेल में भर जाएगा और सेल फूल जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, है ना। इस तरीके के जो सोल्यूशन होते हैं इनको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन कहते हैं हम इसको, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब हम, ये हमारा हो गया पहला केस, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा केस। अब मान लो कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है और जो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन एकदम सेम रहा, ठीक है, यहाँ भी सेम कंसंट्रेशन, यहाँ भी सेम कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, पानी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में तो हायर से लोअर जाते हैं ना, तो यहाँ तो सेम है, पानी नेट जो पानी का मूवमेंट होगा वो कुछ भी नहीं होगा। और इस तरीके के सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पे सेल और बाहर का सोल्यूशन दोनों की जो कंसंट्रेशन है जो वाटर का वो सेम है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हम मेनली वाटर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में भी सेम ही चीजें होती हैं, बस हम वहाँ पे गैस की बात करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड केस, ये था हमारा सेकंड केस। अब हम आते हैं थर्ड केस में, ठीक है। अब हमने मान लिया कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो है लो, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो है हाई, ठीक है। तो क्या होगा कि हमने पढ़ा हाई से लो में जाता है डिफ्यूजन में, है ना। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, सेल से पानी जो है वो बाहर आएगा। अच्छा, वाटर का सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम क्यों होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा सॉल्ट मिला दिया होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गया है और उसका जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम हो गया, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कम है, हाई टू लो मूव कर रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो क्या होगा, सेल में से पानी निकल के बाहर आ जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके के जो सोल्यूशन होते हैं इसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो 3 तरीके के सोल्यूशंस हमने पढ़े, 3 केसेस हमने पढ़े जिसके अंदर हमने सोल्यूशन के बारे में जाना। 3 कौन कौन से थे। केस 1 हमारा क्या था कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, सेल के अंदर पानी चला जाएगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर हमने पढ़ा आइसोटोनिक जिसमें सेम है, ठीक है, कंसंट्रेशन। और फिर हमने पढ़ा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक जिसमें सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, ठीक है। अच्छा, अब हम ऑस्मोसिस को समझने के लिए ही एक और एक्टिविटी करते हैं, ये भी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ठीक है। दिस इज एक्टिविटी 5.3 आई गेस, हाँ 5.3। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस इन एग। तो सबसे पहले तो एग की जो आउटर मोस्ट, सॉरी एग है, एग की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कड़ी वाली लेयर होती है ना, वो लेयर को हमें डिसॉल्व करना, उस लेयर को हमें खत्म करना, हमें अंदर वाला पार्ट चाहिए, है ना। तो ये जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से, मेनली इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, राइट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, हम क्या करेंगे, एग को लेके इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबो देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ टाइम के लिए अगर हम रखेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर जो हमें एग मिलेगा, हमने निकाल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से निकाल लिया, और इसके ऊपर हमें एक वाइट कलर की लेयर मिलेगी, देखी होगी आपने, ठीक है। वाइट कलर की बहुत थिन लेयर होती है, वो लेयर हमें चाहिए थी। तो हमने बीकर में प्योर वाटर ले लिया है, ठीक है, और प्योर वाटर के अंदर हमने अपना ये एग जो है वो डाल दिया है। अब ये एग, इसमें क्या होगा कि अब देखो, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, ठीक है। ऑस्मोसिस होगा, हायर से लोअर जाएगा, यानी पानी एग के अंदर चला जाएगा और एग स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो प्योर वाटर की जगह पे सॉल्टी वाटर ले लेते हैं, ठीक है, ये किसी और तरीके का वाटर ले लेते हैं। अगर हम कोई भी सॉल्ट वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन कुछ भी ले लेते हैं, हमने भी सॉल्ट किया था तो हम वापस से सॉल्ट ही देखते हैं। अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन ले लेते हैं तो अब क्या हो जाएगा कि एग के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो है वो कम है ना, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट वाटर, बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमने ऐड